अमीर बेटी का महल, गरीब बेटी का पेड़ ससुराल में माँ का स्वागत। हे भगवान, मेरा चश्मा कहाँ चला गया। मेरी दोनों बच्चियां थीं तो मुझे कुछ भी ढूंढना नहीं पड़ता था, हमेशा मेरा ख्याल रखती थी। लेकिन हे भगवान, मेरी अकल, मेरा चश्मा तो यही मेरे सर पर ही रखा हुआ है और मैंने सारे जमाने में इसे ढूंढा। वाह, चमक गया बिल्कुल। हाँ, आज तो मेरा इस झोपड़ी में तन्हा तन्हा मन नहीं लग रहा है। मन कर रहा है कि बस अपनी बेटियों को एक बार देख लूं। वैसे भी जब से शादी होकर ससुराल गई है ना, मैं उनके पास गई हूँ ना वो कभी आई हैं। चलो, आज तो अपनी दोनों बेटियों के घर ही चली जाती हूँ। रेखा ऐसे बोलकर अपने छोटे से खेत में आ गई, जिसकी सब्जियां बेचकर वो अपना पेट पालती थी। ऐसे खाली हाथ जाना अच्छा नहीं लगेगा, 2-4 सब्जी ले जाती हूँ। रेखा ने वो सब्जियां ली और गरीब माँ बगल में सब्जियों की पन्नी दबाए अपनी बेटियों के ससुराल जाने को निकल गई। सर्दियों का मौसम था, ऐसे में हल्की फुल्की बूंदाबांदी होकर निपटी थी और रेखा ऐसे ठंडे मौसम में बस एक शॉल डाले आगे ही बढ़ रही थी। सड़क पर जगह जगह कीचड़ थी। रेखा उससे पांव बचा बचा कर आ ही रही थी कि तभी सड़क पर एक बड़ा सा ट्रक आया और कीचड़ को रेखा पर उछालता हुआ चला गया। ये क्या किया? अरे ओ ट्रक वाले, अगर चलाना नहीं आता तो क्यों इतने बड़े वाहन को लिए घूमते हो? अभी कल ही तो इस साड़ी को दूसरी बार पहना था, कीचड़ के दाग अब साफ भी नहीं होंगे। खैर, अब क्या ही कर सकती हूँ, घर से इतना दूर आ गई हूँ, अब तो ऐसे ही चली जाऊंगी। रेखा घर से काफी दूर निकल चुकी थी, इसलिए वो वापस नहीं लौटी और आगे ही बढ़ गई। उसने पल्लू से बस ऊपरी कीचड़ को साफ कर दिया था, लेकिन कीचड़ के दाग उसके कपड़ों पर साफ दिखाई दे रहे थे। कुछ ही देर बाद चलते चलते रेखा अपनी अमीर बेटी के घर पहुंच गई, जहां उसका बड़ा और आलीशान महल जैसा घर देखकर रेखा की आंखें फट गईं और उसका मुंह भी खुल गया। हाँ। अरे अम्मा जी, जाइए ना अंदर, छोटी सरकार अंदर ही है। भाई साहब, भैया, ये आलीशान महल मेरी बेटी ज्योति का ही है। हाँ माँ, ज्योति मालकिन का ही ससुराल है ये। सच में भाग खुल गए उनके, जो ऐसा महल जैसा ससुराल मिला। सही कहा, भाग खुले हैं मेरी बच्ची के। कितना बड़ा महल है, जरा इसे इधर से भी देख लो। कितना महंगा पत्थर लगा हुआ है इसमें। मैंने तो पहली बार अपनी बेटी का ससुराल देखा, जरा अंदर से भी देख लूं। रेखा खुशी से फूले नहीं समा रही थी। उसने बड़ी खुशी के साथ अपनी अमीर बेटी का महल बाहर से देखा और फिर जब वो अंदर आई तो उसे और भी ज्यादा हैरानी हुई। रेखा इतनी ज्यादा हैरान हो गई थी कि फिर से उसकी आंखें और मुंह दोनों फट गए और वो दीवारों को हाथ लगा लगा कर बार बार देखने लगी। पूरा महल सफेद पत्थर से बना था। आलीशान सीढ़ियां, फर्नीचर और साथ ही पूरे घर में नौकरों की चहल पहल देख रेखा के पांव भी कांपने लगे। अद्भुत, कितना आलीशान ससुराल है मेरी बच्ची का। अरे वाह। रेखा बेचारी खुशी के मारे इमोशनल भी हो रही थी कि तभी पीछे से उसकी बेटी ज्योति ने आवाज लगाई, माँ। ज्योति। रेखा ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो उसकी आंखों में आंसू ही आ गए। पीछे उसकी बेटी ज्योति खड़ी हुई थी। उसके तन पर हीरे और सोने के जेवर लदे पड़े थे, साथ ही शाही सी साड़ी में नाक पर नखरा लिए ज्योति उसके सामने थी। ज्योति, मेरी बच्ची, तू तो रानी बन गई। मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि मेरी बेटी, जो कि छोटी सी झोपड़ी में बड़ी हुई, महलों की रानी बन जाएगी। हे भगवान, नजर ना लगे, कितनी सुंदर लग रही है तू। दूर रहो माँ, जरा अपने कपड़े तो देखो, इन पर क्या गोबर लगा कर लाई हो और ऐसे अचानक क्यों आई? तुझे देखने का मन हो रहा था, इसीलिए बस आ गई। अच्छा, मुझे देखने का मन था या मेरे अमीर ससुराल से कोई दान दक्षिणा लेने आई हैं? ये तो क्या बोल रही है ज्योति? नहीं माँ, इस बड़े महल को देखकर रोजाना आपके जैसी कितनी गरीब औरतें यहाँ दान के लिए आती हैं। वैसे माँ, आपने तो कभी सपनों में भी ऐसा घर नहीं देखा होगा ना, जिसकी आज मैं रानी बन गई हूँ। चलिए, तो अब मैं आपको अपने यहाँ का कुछ शाही खाना भी खिलाती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरे घर का खाने को दुनिया तरसती है। आप तो मेरी माँ है। ज्योति ऐसे बोलकर मंद मंद मुस्कुराने लगी, लेकिन रेखा की इतना सब सुनकर सारी हंसी और
खुशी दुख में बदल गई। आसपास खड़े ज्योति के घर के नौकर चाकर रेखा का मजाक बनाने लगे कि तभी ज्योति की सास वहां आई। अरे ज्योति, तुमने अपनी माँ को कुछ खिलाया नहीं? जरा देखो तो बेचारी, ऐसा लगता है जैसे हमारे घर में खाने की वजह से 2 दिनों से इन्होंने कुछ खाया नहीं था। और वहाँ वो मेरे एक एक बार के पहने हुए कपड़े हैं ना, वो भी इन्हें दे देना, बेचारी जरूरतमंद लगती हैं। अब अपनी इतनी बेइज्जती सुन रेखा से वहाँ रुका नहीं गया। वो अपनी बेटी की खुशियों की वजह से कुछ उल्टा सीधा भी नहीं बोली और बस हाथ जोड़कर वहाँ से आ गई। कितनी आस लगाकर गई थी मैं अपनी बेटी के घर, लेकिन उसने मुझे मेरी औकात दिखा दी। ठंड भी लग रही है, मेरे पास तो पैसे भी नहीं है जो किसी बस से घर लौट जाऊं। अब तो इस जंगल में से पैदल ही निकलना पड़ेगा। मैंने सोचा था कि अपनी दोनों बेटियों के घर जाऊंगी, लेकिन बड़ी ने ही इस तरह स्वागत किया तो पता नहीं छोटी कैसे करेगी। रेखा ऐसे बोलते हुए जंगल से अपने घर को लौट ही रही थी कि तभी उसके पाँव में कांटा चुभ गया। हाय हाय हाय, ये क्या लग गया मेरे पाँव में? कितना बड़ा कांटा है, अब इसको निकालना पड़ेगा। रेखा एक पेड़ की ओट को बैठ गई और करहाते हुए कांटा निकालने लगी। वहीं अंदर पेड़ की जड़ को तराश कर एक परिवार उसमें रहता था। रेखा की आवाज सुनकर उस परिवार की बहू बाहर आई। माँ जी, मुझे लगता है कि बाहर कोई मुसीबत में है, मैं जाकर देखती हूँ। सुहानी जड़ में बने हुए घर से सीढ़ियों से ऊपर पेड़ के तने में आई और उसने पेड़ का दरवाजा खोल दिया। जरा सुनिए, क्या हुआ? कौन बोला? रेखा ने घबराकर जैसे पीछे देखा तो उसकी आंखें फट गईं, क्योंकि पीछे कोई और नहीं बल्कि उसकी ही छोटी बेटी सुहानी खड़ी हुई थी। माँ? सुहानी बेटा, माँ आप यहाँ से कैसे आना हुआ? मेरी बच्ची। दोनों माँ बेटी एक दूसरे से लिपट कर खूब रोई। माँ भूले भटके ही सही, लेकिन आप यहाँ आई तो सही। चलिए, अब मैं आपको नहीं जाने दूंगी, मेरे साथ घर के अंदर चलिए। सुहानी रेखा को घर के अंदर लेकर जाने लगी। रेखा उसका घर देखकर सोच में थी, क्योंकि वो पेड़ की जड़ में था जिसका रास्ता पेड़ के तने से होकर जाता था। रेखा तने के अंदर से सीढ़ियां उतरते हुए नीचे पेड़ घर में पहुंची, लेकिन अभी वो चौखट को लांघने ही वाली थी कि तभी उसे उसके दामाद ने रोक लिया। रुक जाइए माँ, आप अपनी बेटी के ससुराल में इस तरह कैसे आ सकती हैं? क्या हुआ दामाद जी? अरे माँ, कम से कम आप आज पहली बार आ रही हो तो आपके स्वागत में मुझे कुछ फूल वगैरह तो बिछाने दो। मोहन ने ऐसे बोलकर मुट्ठी भरकर फूलों को हवा में उछाला और रेखा को जब अंदर आने को बोला। अपने दामाद का ऐसा स्वागत देख रेखा को हंसी आ गई। आप भी ना दामाद जी, बहुत ही ज्यादा मजाक किया हो। चलिए मोहन जी, अब मुझे माँ को अंदर लाने दीजिए। वैसे भी माँ के पाँव में कांटा चुभ गया है तो मुझे उसे भी निकालना है। सुहानी ने ऐसे बोलकर अपनी माँ को अंदर बैठाया और फिर उसकी मरहम पट्टी की। माँ, बाहर से चलकर आने की वजह से आपकी साड़ी पर मिट्टी लग गई है, लीजिए आप मेरी साड़ी पहन लीजिए। शुक्रिया बेटा। वैसे सुहानी, बाहर तो बड़ी सर्दी है, लेकिन तेरा घर तो बिल्कुल गर्म हो रखा है। कहाँ से आया ये आइडिया कि पेड़ की जड़ में ही घर बना लो? माँ, बस जब सर्दी ने बेहाल किया तो खुद से ही दिमाग चल गया। अच्छा माँ, तुम बैठो, मैं कुछ बना कर लाती हूँ। चलो सुहानी, साथ मिलकर माँ के लिए साग बनाते हैं। ठीक है। सुहानी और मोहन दोनों ने मिलकर रेखा के लिए साग रोटी बनाई। अपने गरीब लेकिन दिलदार बेटी दामाद की ऐसी खातिरदारी देखकर रेखा के सारे जख्मों पर मरहम सा लग गया। खाना बनाने के बाद सुहानी ने बड़े प्यार से अपनी माँ को खाना खाने को भी दिया और एक रात रेखा को वहीं रुकने को बोला। जब सुबह हुई तो नाश्ता करके रेखा वापस से अपनी छोटी सी झोपड़ी में ही आ गई और अपने खेत के सहारे गुजारा करते हुए रहने लगी। ओह, बहुत ठंड पड़ रही है। इस बार तो अच्छा हुआ मैंने किसी के घर काम करके 2 पैसे जोड़ लिए। इस बहाने मैं ऊन तो ले आई, लेकिन इतनी नहीं है कि मेरी दोनों बेटियों के लिए मैं स्वेटर बना पाऊं। अरे, मेरी अमीर बेटी को स्वेटर बहुत पसंद है। ओह, मैं भी ना, चली गई है तो ऐसे ही बोलती हूँ। शिल्पा का नाम ही नहीं भूलती, लेकिन मेरी कुमुद बेटी के लिए मैं स्वेटर नहीं बना पाई। ओह, जबकि वो गरीब ससुराल में है और उसे उसकी ज्यादा जरूरत होगी। क्योंकि शिल्पा के पास तो सब कुछ होगा, लेकिन वो अकड़ू है। बिगड़ गई तो मैं संभाल नहीं पाऊंगी। बस थोड़ा और बुन लूं, फिर उससे मिलूंगी, फिर कुमुद से। ऐसा कहकर कमला स्वेटर बुनने लगती है और स्वेटर को पन्नी में डालकर अपनी अमीर बेटी के ससुराल के लिए निकल जाती है।
हाँ, बहुत ठंड हो रही है। जल्दी से पहुंच जाऊं, फिर अपनी अमीर बेटी के घर में जाकर गर्म रजाई और हीटर के सामने रहूंगी। फिर कमला अपनी बेटी के पास पहुंच जाती है। नौकर उसे उसकी बेटी के कमरे में छोड़ देता है, जहां शिल्पा रजाई में बैठकर मजे से कॉफी पी रही थी और हीटर से हाथ भी ताप रही थी। मजा आ गया, गर्मा गर्म कॉफी पीने का क्या मजेदार दिन है। अगर इतना सारा सेटअप हो तो मैं सर्दी में खेलने को भी तैयार हूँ। अच्छा, मतलब तुझे बिल्कुल ठंड नहीं लग रही है, तू खुश है सर्दी में? अरे माँ, आप, मेरे पास दुखी होने की कोई वजह ही नहीं है। और जब मेरे पास अमीर ससुराल है तो मुझे इन चीजों के आगे कैसे ठंड लग सकती है? उल्टा मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। वैसे आपका कैसे आना हुआ? अब क्या अपनी बेटी से मिलने के लिए मुझे सोचना पड़ेगा? नहीं, ऐसा भी नहीं है। मुझे बहुत ठंड लग रही है, मैं भी तेरे साथ रजाई में बैठ जाती हूँ। नहीं माँ, मेरी रजाई गंदी हो गई तो वैसे भी आप रजाई में आकर मुझे ठंडा कर दोगी। जाओ वहीं रहो। कमला को अपनी बेटी की बात का बुरा लगता है, पर कुछ कहती नहीं है। वह ठंड में वहीं खड़े खड़े कांप रही होती है। अरे अब क्या अकेली रजाई में बैठी रहेगी? मेरे से आकर बात कर और मुझे भी कोई रजाई हीटर दे दे। माँ, आप आकर मुझे उठाओगी क्या? थोड़ी देर रुक जाओ, मैं नौकर से कहकर आपको कमरे में भेज दूंगी। अच्छा ठीक है, चाय तो मंगवा दे, बहुत ठंड लग रही है। और तू तो जानती है मुझे तेरे हाथ की चाय कितनी पसंद है, तो तू अब आज अपनी माँ को चाय बनाकर पिला दे। फिर से माँ वही बात। मैं नहीं उठना चाहती, इसलिए बार बार नौकर को कहकर अपने कमरे में सामान मंगवाती हूँ। मैं आपको चाय बनवा कर नहीं दे सकती। रामू काका, ओ रामू काका, जरा माँ को चाय नाश्ता दे दो। जी मालकिन। और नाश्ते में क्या दूं? समोसे, पकोड़े या सैंडविच वगैरह, नमकीन बिस्किट? अरे ब्रेड बटर खिला दो। नमकीन बिस्किट बहुत महंगे, मेहमानों के लिए रखे हैं वो। और हाँ, डिस्पोजल में दे देना, तुम्हारे लिए भी बर्तन गंदे नहीं होंगे और तुम्हारे हाथ भी तो ठंडे हो जाएंगे। अभी झाड़ू पोछा करके आए हो। मालकिन, ये तो है, आप कितना ख्याल रखती हैं। नौकर फौरन ब्रेड बटर और चाय ले आता है। शिल्पा अपनी माँ को जमीन पर बैठकर खाने के लिए कह देती है। जमीन पर बैठकर कमला को बहुत बुरा लगता है। उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं और गले में निवाला अटक जाता है। मुझे लगा था कि मेरी अमीर बेटी मेरा बहुत ख्याल रखेगी, लेकिन ये तो सीधे मुंह ढंग से बात भी नहीं कर रही है। पहली बार इसके ससुराल में आई हूँ और इसने मुझे जमीन पर बिठा दिया, न हीटर रजाई दी। यकीन नहीं हो रहा ये मेरी बेटी है। अब खा लो, कौन से ख्यालों में खो गई हो? चाय ठंडी करोगी? अरे बहू, क्या हो गया? तू किस पर चिल्ला रही है इतनी देर से? अरे समधन जी, आप कैसी हैं? चाय नाश्ता कर रहे हो? कर लो। मैं ठीक हूँ, आप बताइए। बस बढ़िया, चलती हूँ मैं अपनी रजाई में, बहुत ठंड लग रही है मुझे यहाँ। ओहो जी। नाश्ता करके कमला अपनी बेटी को स्वेटर देकर कहती है, शिल्पा देख, मैं तेरे लिए स्वेटर लेकर आई हूँ, ले पहन ले। मैंने अपने हाथों से बनाया है, देख तेरा पसंदीदा कलर भी है। जी, कौन सी सस्ती ऊन से आपने मेरे लिए 2 कौड़ी का स्वेटर बनाया है? मुझे नहीं पसंद, इसे वापस ले जाओ, वरना अपनी गरीब बेटी को दे दो। उसी को शौक है इसे पहनने का, और मेरे पास तो इतना पैसा है कि अमीर ससुराल में रहकर बैठे बैठे अच्छे अच्छे शॉल, स्वेटर, जैकेट मंगवा सकती हूँ। आपके स्वेटर से अच्छी मेरी रजाई है। ठीक है, अगर तुझे नहीं चाहिए तो इसे फेंक तो मत, मैंने बहुत प्यार से बनाया था तेरे लिए। ठीक है ठीक है। नौकर कमला को कमरे में भेज देती है। तभी कमला शिल्पा को आवाज लगाती है। गुस्से में शिल्पा शॉल पहनकर जाती है। क्या है आपको, चैन नहीं है क्या? आखिर उठवा ही दिया मुझे रजाई से बाहर। अरे मैं कह रही थी यहाँ पर हल्का सा कंबल है, रजाई नहीं, और जमीन पर क्यों बिस्तर लगाया है मेरा? वो इसलिए समधन जी, आपके हाथ पैर मिट्टी के हैं जो कि मेरे महंगे महंगे बिस्तर को गंदा कर देंगे, इसलिए आप जमीन पर सोना। रजाई हमारे पास एक्स्ट्रा नहीं थी, इसलिए इस कंबल को ले लो। ये भी मैंने किसी तरीके से नौकर से मांग कर दिया है। अब सो जाओ माँ, मुझे भी सोने दो, वो भी आ गए हैं। कमला आंखों में आंसू लेकर जमीन पर ठंड से ठिठुर कर बिना हीटर के सो जाती है। अगले दिन भी उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया जाता है। बेटी अपनी माँ से ठीक से बात भी नहीं करती और ना ही खाने पीने के लिए उसे सही बर्तनों में बिठाकर खाना खिलाया जाता है। और एक बार फिर शिल्पा अपनी माँ पर चिल्ला देती है, माँ तुम क्यों हरकतें करती रहती हो? बोला था ना इस बात से दूर रहना, लेकिन तुमने इसे तोड़ दिया। पता भी ये कितना महंगा था। तुम क्यों आई हो, मुझे तो समझ नहीं आता। जाओ यहाँ से। जा रही हूँ, बहुत अच्छे से तूने मेरा मान सम्मान किया है यहाँ, शायद वापस यहाँ आने पर
बहुत बार सोचो, अपनी बेटी समझकर तेरे लिए स्वेटर लेकर आई थी, लेकिन तू तो अमीर ससुराल की अमीर बहू बन गई है, जिसे अपने गरीब माँ की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। जा रही हूँ मैं यहाँ से। इतना कहकर कमला अपनी गरीब बेटी के घर के लिए निकल जाती है और शाम तक पहुंच जाती है, जहां वो गरीब झोपड़ी में भी अपना गुजर बसर कर रही है। बहुत ठंड लग रही है, कैसे इस ठंड से बचूं? तभी कमला अपनी बेटी को पीछे से आकर उसे अपने लाए स्वेटर को ओढ़ा देती है। माँ, आप सच में मुझसे मिलने आई हैं? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। देखिए ना अरविंद जी, माँ आई हैं, गले लगो माँ। हाँ। नमस्ते माता जी। कैसे हैं मेरे दोनों बच्चे? यहाँ बहुत ठंड लग रही होगी ना? तुम्हारे पास रजाई कंबल भी नहीं है। माफ करना दामाद जी, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं ला पाई। कोई बात नहीं माता जी, मैं आपके आशीर्वाद से ही खुश हूँ। भला मुझ जैसे गरीब को और क्या चाहिए। अच्छा, आप दोनों बैठकर बातें करो, मैं चाय बना देता हूँ। अरे आप मत कीजिए, मैं करती हूँ ना। कुमुद जब चाय बनाती है तो कहती है, अजी चाय दूध के अलावा घर में कुछ नहीं है, माँ को खाने के लिए भी तो कुछ देना होगा ना, क्या करूँ मैं? ठीक है, तुम रुको, मैं बाहर दुकान से राशन लेकर आता हूँ। नहीं आप मत जाओ, मैं जाती हूँ, माँ को अपनी बातों में उलझा लो। ये कहकर कुमुद राशन की दुकान पर चली जाती है और हाथ जोड़ती है। लाला जी, आज मेरी माँ शादी के बाद बहुत टाइम बाद मुझसे मिलने आई है। मुझे थोड़ा सा आप उधार सामान दे देते तो कृपा हो जाती। प्लीज दे दीजिए, मैं आपको कल परसों तक पैसे लौटा दूंगी। अरे वैसे तो मैं देता नहीं, पर तुम्हारी माँ बहुत समय बाद आई है, इसलिए दे रहा हूँ। बताओ क्या चाहिए? तभी कुमुद सारा राशन बता देती है और कुछ पैसे उधार मांगती है, जिससे वो समोसे और सब्जी खरीद के ले आती है और घर पर अपनी माँ को चाय समोसे देती है और पूरी कचौड़ी बनाकर तैयार कर लेती है। माँ, ये लो खाना खाओ, तुम्हारा पसंदीदा आलू की कचौड़ी और पनीर की सब्जी बनाई है। इस ठंड में तुम्हें गरम गरम खाकर अच्छा लगेगा। अरे तूने तो बहुत कुछ बना दिया है, तेरे पास पैसे थे? माँ, मेरे पास आपको खिलाने के लिए भी पैसे नहीं होंगे क्या? आपके लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। ये ठंड भी कितनी बढ़ती जा रही है ना। अरे मैं तेरे लिए स्वेटर लेकर आई हूँ, अभी तक पहनी क्यों नहीं? चल पहन, वरना मैं खाना नहीं खाऊंगी। अच्छा माँ, पहन रही हूँ। फिर सब बैठकर साथ में खाना खा लेते हैं। रात को सोने का समय होता है तो कुमुद कहती है, बहुत ठंड लग रही है, माँ को कैसे सुलाऊंगी जी मैं? उनको रजाई तो देनी पड़ेगी, हमारा कंबल में भी कुछ नहीं हो पाता और वो जमीन पर सो भी नहीं पाएंगी। अरे हाँ, मैं इस गद्दे की रुई से माँ के लिए रजाई बना देती हूँ। हाँ, मैं तुम्हारी मदद करवा देता हूँ। अरे बच्चों, तुम इतनी फिक्र मत करो, मैं ऐसे भी सो जाऊंगी। माँ आप रुको तो। तभी कुमुद झट से गद्दे की रुई निकाल कर खोल लेती है और अपनी साड़ी को 3 तरफ से सिलकर उसमें रुई भरती जाती है और सील कर रजाई तैयार कर देती है। लो माँ, तुम्हारा बिस्तर बिछा दिया है, कंबल पर लेटना, जिससे जमीन ठंडी नहीं लगेगी, और रजाई ओढ़ लेना। ये मेरी कितनी अच्छी बेटी है, जिसने मुझे ठंड से बचाने के लिए खास मेरे लिए रजाई बनाई है। वो है जिसने मुझे ठंड में मरने के लिए जमीन पर खाना खिलाया, जमीन पर सुलाया। अगर मैं इस पर सो गई तो तू कैसे सोएगी? तेरे पास तो गद्दा भी नहीं रहा, जमीन तो ठंडी है, तुझे और दामाद जी को भी ठंडी लगेगी। माँ, हमारी फिक्र मत कीजिए, हम कंबल में भी सो जाएंगे और नीचे चादर बिछा देंगे। आपका ख्याल रखना ज्यादा जरूरी है। फिर सब लोग सो जाते हैं। अगली सुबह कमला को ठंड लगती है तो कुमुद उसके लिए आग जला देती है, जिससे फिर उसकी आंखें भर आती हैं। लो माँ, आज सेको, आपको ठंड नहीं लगेगी। क्या हुआ माँ, कल से आप बहुत रो रही हो, मुझे बताओ क्या बात है? नींद अच्छी नहीं आई? अरे नहीं, नींद तो बहुत अच्छी आई है, मुझे तेरी रजाई बहुत अच्छी लगी है। बताओ ना माँ। मेरी आंखों में आंसू इसलिए आए क्योंकि तू मेरी प्यारी बच्ची है। तेरे जैसी बेटी भगवान सबको दे। एक तू है जिसने मुझे ठंड से बचाने के लिए क्या क्या नहीं किया, और तेरे घर आने से पहले मैं तेरी बड़ी बहन के घर भी गई थी, लेकिन उसने मेरे साथ ऐसा सुलूक किया कि कोई दुश्मन भी किसी के साथ नहीं करता। मुझे जमीन पर बिठाकर खाना खिलाया, डिस्पोजल में खाना दिया, नौकर की फिक्र कर रही थी, अपनी माँ की नहीं, और बदतमीजी से बात की। ये स्वेटर उसके लिए ले गई थी पर उसने फेंक दिया। समझ नहीं आता, एक कोख की ही मेरी दोनों बेटियों में इतना अंतर कैसे हो सकता है? ये तो गलत बात है उनकी। माँ, तुम्हें पता है ना, शुरू से ही वो कितनी अड़ियल रही है और अब पैसों का नशा उसे सिर चढ़ गया है। वो तुम्हारी फिक्र करे या ना करे, मैं तुम्हारी हमेशा फिक्र करूंगी। हाँ मेरी बच्ची।
ये कहकर दोनों माँ बेटी एक दूसरे के गले लग जाती हैं। कमला अपनी बेटी के घर कुछ दिन और रुकती है और फिर वापस चली जाती है। इस तरह कमला को अपनी दोनों बेटी का फर्क नजर आ जाता है।